हेलो गाइस। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर में हम कुछ इस बात की मालूमात हासिल करेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाकर जो प्रोडक्ट हमें मिलता है और उस प्रोडक्ट को रिएक्शन के ज़रिए हम हासिल करते हैं और अगर इसे हम कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं, यानी कुछ एलिमेंट को रिएक्ट करवाकर अगर सोप बनाया जा रहा है, लेट्स सपोज़ कि हम सोप बना रहे हैं, तो इसे अगर हमें कमर्शियल यूज़ करना है, यानी पूरी दुनिया इसे इस्तेमाल करेगी, बड़े पैमाने में ये यूज़ होगा, तो आइदर ये रिएक्शन जो प्रोडक्ट में हमें सोप बना कर दे रहा है वो हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल है, कितना फ़ायदेमंद है। क्या इन एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाकर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो हमें बेनिफिट दे रहा है या बेनिफिट नहीं दे रहा। इसका पता हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन से लगता है कि कितना जल्दी कोई भी रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो रहा है, यानी कि ख़त्म हो जा रहा है और वो प्रोडक्ट बन जा रहा है। हम अपनी रूटीन लाइफ यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस को देख रहे होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ रेट्स में परफॉर्म हो रहे होते हैं। यहाँ पर रेट से मुराद कीमत नहीं, शरह है, यानी आइदर वो रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है या तेज़ हो रहा है। हम देखेंगे अगर कोयले को, तो वो कितनी जल्दी जल रहा होता है, यानी बर्निंग ऑफ कोल कितना फास्ट प्रोसेस है, लकड़ी ऑक्सीजन के साथ मिलकर कितना फास्ट प्रोसेस करती है। जबकि इसी के बरक्स हम ये भी देखते हैं कि एक लोहे में जंग कितना आहिस्ता लगता है। तो यही ऑक्सीजन जब आयरन से लोहे से रिएक्ट हो रहा है तो इस रिएक्शन की रेट स्लो हो रही है, स्लो हो जा रही है, यानी कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है ये रिएक्शन। जबकि कोयले में कंबस्चन कितने जल्दी प्रोसीड हो रहा था, ये भी हमने अभी ऊपर देखा। तो ये फास्ट और स्लो का कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक कन्वीनियंट रेट के साथ प्रोसीड करवाना चाहते हैं, मतलब ये कि इस रेट से कि प्रोडक्ट कमर्शियल यूज़ भी हो सके और प्रोडक्ट ख़राब भी ना हो, तो ऐसे प्रोसीजर करवाने के लिए आपके पास इन बातों का इल्म होना चाहिए कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, असबाब हैं जो इन रिएक्शन को कंट्रोल करती है, इनके रेट को कंट्रोल में रखती है। तो इन्हीं सारी बातों से केमिस्ट्री का ये सब्जेक्ट डील कर रहा होता है, जिसे हम केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। हमें सिर्फ किताब में लिखी बातों को नहीं पढ़ना है, बल्कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स में हम स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा रिएक्शन कितना फास्ट है और या ये रिएक्शन कितना स्लो है। चलिए कुछ मिसाल देखते हैं। हीरा है सदा के लिए, ऐसा टीवी के एड्स में कहा जाता है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता, क्योंकि ये डायमंड बदल जाता है ग्रेफाइट में। अब आप तो कहेंगे कि क्या सर, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन ये सच है कि डायमंड ग्रेफाइट में बदलता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि डायमंड को ग्रेफाइट में बदलने के लिए सालों लग जाते हैं। मुमकिन है ये भी पॉसिबल है कि आपकी परनानी ने जो हीरा इस्तेमाल किया हो वो भी अभी तक हीरा ही हो, डायमंड ही हो। तो ये डायमंड और ग्रेफाइट वाला रिएक्शन कैसा प्रोसेस हुआ? ये कैसा प्रोसेस है? फास्ट है, स्लो है, क्या है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये रिएक्शन बहुत स्लो है, बल्कि सुपर स्लो है। मतलब इतना स्लो कि ये सालों सदियां गुजर जा रही है, लेकिन जो डायमंड है वो ग्रेफाइट में बदल रहा नहीं है। लेकिन एक वक्त आएगा जो डायमंड ग्रेफाइट में बदलेगा, ये सच है। तो लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। अगर हम एक गिलास पानी लेते हैं जिसमें कुछ कतरे इंक को ड्रॉप कर देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये रिएक्शन कितना फास्ट है। तो चलिए कुछ स्लो और फास्ट रिएक्शन के बारे में और पढ़ते हैं ताकि आपको चैप्टर समझने में आसानी हो। ये जो होता है ना, जो शुरू का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो इससे आपका मोटिवेशन बिल्डअप होता है, जिससे आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की जुस्तजू करते हो। अच्छे से पढ़ने के लिए इस मोटिवेशन का होना ज़रूरी है और आपको समझ में भी तो आना चाहिए। अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेट को पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्या ऐसे ही मतलब कॉपी में ऐसे ही कुछ लिख दिया गया है जिसे हम लोग को पढ़ना है बस? नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम आखिर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हम इसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या है, बेसिक हमारा बुनियाद जो है वो बेहतर होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो चलिए कुछ स्लो और फास्ट रिएक्शन के बारे में और पढ़ते हैं।
अगर आप एक टमाटर लें और उसे फ्रिज के बाहर ऐसे ही छोड़ दें, कुछ हफ्तों के बाद टमाटर सड़ने लगेगा। तो स्पॉइलिंग ऑफ टोमेटो कैसा प्रोसेस हुआ बच्चों? ये एक स्लो प्रोसेस है क्योंकि इट टेक्स टाइम। कुछ हफ्तों के बाद टमाटर सड़ने लगा। स्पॉन्टेनियस हमें कोई रिएक्शन या कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। वैसे ही हम मेल्टिंग ऑफ आइस की एग्जांपल भी लेते हैं। ये अभी स्पॉइलिंग ऑफ टोमेटो और मेल्टिंग ऑफ आइस को कंपेयर करवाएंगे कि ये कौन सा रिएक्शन जो है फास्ट है या कौन सा रिएक्शन जो है वो स्लो है। तो वैसे ही मेल्टिंग ऑफ आइस की एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। बर्फ़ का पिघलना कैसा प्रोसेस है? क्या ये स्लो प्रोसेस है या ये फास्ट प्रोसेस है? हाँ, तो सही समझा आपने कि फास्ट प्रोसेस तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस हमें क्विक रिजल्ट दे रहा होता है। जैसे ही हम बर्फ़ को बाहर टेम्परेचर थोड़ा सा हीट वाला टेम्परेचर देंगे, मतलब टेम्परेचर भी नहीं देना बल्कि जो फ्रिज से निकाल के अगर रूम टेम्परेचर में भी आप रख देंगे तो वो साथ ही साथ आपको दिखने लग जाएगा कि बर्फ़ जो है पिघलने लग गया। लेकिन वहीं जो स्पॉइलिंग ऑफ टोमेटो था उसको अगर आप फ्रिज से बाहर निकाल के रख रहे थे तो वो इट टेक्स टाइम, यानी एक हफ्ता तो कम से कम लेगा वो सड़ने वगैरह करने के लिए जो स्पॉइल हो रहा है वो। लेकिन जो ये मेल्टिंग ऑफ आइस है ये क्या है? एक फास्ट प्रोसेस है। आपको साथ ही साथ रिएक्शन के इफेक्ट्स नज़र आने लग जाते हैं ये मेल्टिंग ऑफ आइस में। ऐसे ही ऊपर हमने रस्टिंग ऑफ आयरन और कंबस्टन ऑफ कोल के बारे में भी पढ़ा। तो इन बातों से हमें ये समझ आया कि केमिकल काइनेटिक्स में हम स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शंस के रेट को पढ़ रहे होते हैं। रिएक्शन के रेट्स के बारे में जानते हैं कि इसमें आखिर हम लोग किस रेट से उस रिएक्शन को करवाएं तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। एक इंडस्ट्री में क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो बहुत बड़े पैमाने में बन रही होती है, तो जो ये रिएक्टेंट का जो स्पीड है यानी कि वो जो कंज्यूम्ड हो रहा है और प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है ये बहुत मायने रखता है। अगर स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो होगा तो यानी प्रोडक्ट कम बन रहा है, और प्रोडक्ट कम बन रहा है इसका मतलब है इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है। इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? जितना रिएक्शन फास्ट होगा इंडस्ट्री को उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, और प्रोडक्ट जितना मिलेगा वो उतना ही ज़्यादा सेल कर पाएंगे। ये ऐसे ही कुछ कहानी है। पूरा चैप्टर बिल्कुल इसी पर बेस कर रहा है। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कार है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है, और बीच में जो पाथ है, जो रास्ता है, उसमें ये कार दो जगह ठहर भी रही है। तो अगर इसी का कुछ अगर हम डिस्टेंस और टाइम के दरमियान का ग्राफ बनाएं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। जहाँ पर गाड़ी रुक रही है वहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल 0 हो जा रहा है, लेकिन टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकता, तो टाइम बढ़ते जा रहा है मगर डिस्टेंस 0 हो जा रहा है। तो जिस जिस पॉइंट पर गाड़ी रुक रही है डिस्टेंस वहाँ का 0 होगा। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो इसे हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल यानी कि वो मुकम्मल फासला जो गाड़ी ने तय किया, और टोटल टाइम टेकन यानी कि वो मुकम्मल वक्त जिसमें ये गाड़ी ने वो फासला तय किया, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें, इन दोनों का रेशो ले लें तो हमें गाड़ी की एवरेज स्पीड मालूम हो जाएगी कि वो कितने एवरेज स्पीड से जा रहा था जो वो वहाँ तक पॉइंट बी तक पहुँच पाया। तो हमें गाड़ी की एवरेज स्पीड इससे मालूम हो जाती है। और अब अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें कि ये क्या है, तो ये वो स्पीड है जो हम एक इंस्टेंट पॉइंट पर निकाल लेते हैं। यानी कि एक इंस्टेंट पॉइंट पर हम ये स्पीड निकाल रहे होते हैं। जो मान लो कि पॉइंट सी पर स्पीड निकालना है कि पॉइंट सी तक की उसकी स्पीड क्या थी। तो अगर हम ग्राफ की मदद से बात करें तो हम पॉइंट सी पर एक स्लोप बनाएंगे, यानी कि उस पॉइंट पर एक लाइन खींचेंगे, टेंजेंट बनाएंगे, और इस स्पीड को हम dx/dt से मालूम करते हैं। dx/dt ये शो कर रहा है कि ये इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, स्पीड मालूम कर रहे हैं उस कार की। जो वो कार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा था वो सी पर क्या स्पीड है उसकी। जिस तरह से हमने एक कार से समझा, इसी तरह अब हम केमिकल रिएक्शन के रेट को समझेंगे कि वो कितने रेट से हो रहा है, इसकी स्पीड क्या है। तो एक रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। H2 + O2 जो बना रहा है प्रोडक्ट में H2O, तो जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा वैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता जाएगा। ये तो समझ आ गई ना कि रिएक्टेंट जब कंज्यूम होता जाएगा मतलब रिएक्टेंट कम हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो ये तो समझ आना चाहिए, इतना तो होना चाहिए कि आपको दिमाग में कि रिएक्टेंट कम होता जाएगा जब प्रोडक्ट बनता जाएगा।
तो जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा वैसे वैसे ही हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदलता जाएगा। तो जैसे जैसे रिएक्शन होगा, चूँकि रिएक्टेंट कंज्यूम होते जा रहा है, इस्तेमाल होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी मोलर कंसंट्रेशन बढ़ते जा रही है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनते जा रहा है, यानी कि जो H2+O2 जो हमारा रिएक्टेंट था उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरह से समझ सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरह से समझ सकते हैं, ये बिल्कुल इन दोनों तरीक़ों को एकदम ध्यान से समझिए। जिस तेज़ी से रिएक्टेंट कम हो रहे हैं वक्त के गुजरने के साथ साथ वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, दोबारा से सुनिए। जिस तेज़ी से रिएक्टेंट कम हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट के बेस पर हम बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट कम हो रहा है उतनी ही तेज़ी से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि जितनी तेज़ी से रिएक्टेंट कम हो रहा है वक्त के गुजरने के साथ साथ, यानी कि टाइम जब पास होते जा रहा है तो रिएक्टेंट कम होते जा रहा है, यानी कि रिएक्टेंट कम हो रहा है तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। इसीलिए जो वक्त जो है वो निकले जा रहा है और रिएक्टेंट कम होते जा रहा है, तो हमारा यही जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। और अगर हम प्रोडक्ट में बात करें, प्रोडक्ट की बेस पर, अभी हमने रिएक्टेंट की बेस पर बात किया जो कि एक डिक्रीज होता है तो दूसरा इंक्रीज होगा, तो यानी कि इसमें हम बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में कि जिस तेज़ी से प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो विद टाइम, यानी इसमें भी टाइम लगाएंगे क्योंकि टाइम के पास होने के साथ साथ ही वो प्रोडक्ट बनेगा। तो विद टाइम जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसे भी हम रेट ऑफ रिएक्शन ही कहेंगे। तो हम दोनों बेसिस पर बात कर सकते हैं, रिएक्टेंट के बेस पर भी कि रिएक्टेंट कम हो रहा है टाइम के साथ साथ तो हमारा क्या वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, या प्रोडक्ट हमारा वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट आ रही है उसमें, तो हम उसकी मोलर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो उसे भी हम रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये तो अभी हमने ऊपर देख ही लिया कि कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट दोनों के बेस पे बात कर सकते हैं, इसलिए फॉर्मूले में भी दोनों लिख दिया या बीच में और है। और डिवाइड बाय चेंज इन टाइम इसलिए लगाया क्योंकि वक्त के गुजरने के साथ साथ ही ये प्रोसेस हो रहा होगा, तो हमें टाइम का भी ध्यान देना है क्योंकि उसी से हमें स्पीड मालूम होगा कि कितने देर में क्या बोलते हैं ये रिएक्शन हो रहा है। जब तक हमें टाइम नहीं मालूम होगा तब तक हमारा रेट नहीं मालूम होता। रेट के लिए हमें टाइम का होना ज़रूरी है हमारा। द रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड एज इंक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिक्रीज इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। रेट इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी। इसी बात को अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था जो अभी हमने अंग्रेजी में पढ़ लिया। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम यूनिट निकालेंगे तो जो डेल एक्स यानी मोलर कंसंट्रेशन, डेल एक्स जो है मोलर कंसंट्रेशन है यहाँ, इसकी जो यूनिट होती है वो मोल पर डीएम क्यूब होती है, यानी कि एक डीएम क्यूब स्क्वायर ले लें आप तो उसमें हमारे कितना मोल जो है वो हमारा रिएक्टेंट है, वो हमारा जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है ये मायने नहीं करता, जो हमारा मॉलिक्यूल है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं या कितना मोल हमारे पास एटम है या मॉलिक्यूल है, आयन है, ये हमारा क्या कहलाता है, मोलर कंसंट्रेशन कहलाता है। और टाइम की यूनिट सेकंड होती है, ये तो हमें पता है। तो जब डेल एक्स अपॉन डेल टी है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हम निकाल लेते हैं। रेट इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी, तो डेल एक्स मोल पर डीएम क्यूब के बराबर होगा डिवाइड बाय सेकंड, सेकंड से हम डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा हमारा निकल जाएगा मोल डीएम क्यूब इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये कैसे निकला ये आपको स्क्रीन में दिख रही होगी कैलकुलेशन, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी जो मोल डीएम क्यूब इनवर्स डॉट सेकंड इनवर्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मोल पर डीएम क्यूब डॉट सेकंड, यानी कि दोनों ही इनवर्स में आ गया, हमारा पर लगा दिया हमने। इसी बात को हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन से भी समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ए है एक रिएक्टेंट और बी है एक प्रोडक्ट, यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो ए है और बी जो है वो हमारा प्रोडक्ट है। शुरुआत में तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि जो स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन होगा उसमें अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनना शुरू ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट तो कुछ नहीं होगा, तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, टाइम पास हो रहा है, तो हम ये देखेंगे कि जो रिएक्टेंट है ए उसकी मोलर कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट आ रही है, कमी आ रही है, और जो प्रोडक्ट है बी उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी,
वो आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ रिएक्शन यही कहता है ना कि अगर मोलर कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो कम हो रही है तो प्रोडक्ट की बढ़ रही है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को दो एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रोडक्ट के रेट का बढ़ना, जो कि ये जाहिर कर रहा है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो इस वक्त R इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल टी। डेल बी क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बी था और वक्त गुजर रहा है डेल टी, यानी कि डेल बी अपॉन डेल टी। और इसके साइन जो है पॉजिटिव है। रिएक्टेंट के रेट का कम होना जो कि ये बता रहा है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ जो रिएक्शन ऑन गोइंग है उसमें रिएक्टेंट कम हो रहा है। तो इसलिए R जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। डेल ए जो है वो रिएक्टेंट था और माइनस साइन जो नेगेटिव का साइन है हमें ये बता रहा है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी आ रही है। डिक्रीमेंट के लिए हमने माइनस का साइन लगाया है, माइनस साइन और कुछ शो नहीं कर रहा। माइनस साइन यही बता रहा है कि रिएक्टेंट में कमी आ रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए